हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस खास शो में जिसका नाम है कौन बनेगा फाइनेंस मैनेजर, को पावर्ड बाय सीए विकास अम्बानी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक लेक्चर बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है और उस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट कितने नंबर पे है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। हम लोगों ने वेटेज देखा था, कितने मार्क्स का एफएम है, कितने मार्क्स का एसएम है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। राइट, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, वो सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, जिसमें हम लोगों ने कोई पढ़ने के हिसाब से कुछ देखा नहीं था। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको देना था। आज की क्लास में हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट पार्ट चालू करने वाले हैं और ये फाइनेंस मैनेजमेंट पार्ट आपको क्या बोलता है, कितना अच्छा है, किस तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों, एक एक करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहेंगे। पहले मेरे को बताओ कि भाई साहब, आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आया। सर एक बात बताओ, आपने बोला कि पैसों का मैनेज करो, तो सर पहले हमें यह बताओ फाइनेंस का मतलब क्या होता है। भाई फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो प्रकाश डालो। जब तक हमें फाइनेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको मैनेज कैसे करेंगे। बात तो आपकी भी सही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, फाइनेंस का मतलब होता है वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है। मतलब अगर आपका पैसा बिजनेस में सर्क्यूलेट हो रहा है तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंस बोलेंगे। इसका मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो। दोस्तों, जैसे सपोज करो आपके पास पॉकेट में 500 रुपए है, क्या वो 500 रुपए फाइनेंस है क्या? ना बाबा ना। वो पैसा तब फाइनेंस होगा जब वो पैसा आपके बिजनेस में सर्क्यूलेट हो रहा है। अब बात आती है कि सर सर्क्यूलेट होने का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो दोस्तों, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो पैसा हो सकता है उस पैसे से आपने फिक्स एसेट परचेज कर ली, हो सकता है आपने पैसा डेटर में लगा दिया, हो सकता है आपने वो पैसा स्टॉक में लगा दिया, हो सकता है वो पैसा आपके पास कैश के रूप में पड़ा है, हो सकता है वो पैसा आपने बैंक में जमा करवा रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका पैसा चाहे किसी भी रूप में बिजनेस में सर्कुलेट हो रहा है, उस पैसे को अपन बताओ क्या बोलते हैं दोस्तों, फाइनेंस बोलते हैं। क्या बात है सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात ये आती है दोस्तों कि यहां तक अगर आप अपन कर लेते हैं तो सर यहां तक हमें फाइनेंस का मतलब समझ में आ गया। तो सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं रजिस्टर में? अच्छा, आप कौन से रजिस्टर में लिखोगे? आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि दो रजिस्टर तो मेंटेन करने हैं, एक है आपका कॉन्सेप्ट का रजिस्टर और एक आपका रजिस्टर रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का रजिस्टर। राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर पहले हम क्या लिखें। दोस्तों, फाइनेंस मैनेजमेंट में सबसे पहले बताओ क्या आएगा, फाइनेंस। फाइनेंस क्या बोलता है दोस्तों? फाइनेंस हमें यह बोलता है कि वो पैसा जो आपके बिजनेस में सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में सर्कुलेट हो रहा है, उसे बताओ क्या बोलते हैं। सर उसे हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या, बोलो फटाफट क्या। सर उसे हम बोलते हैं फाइनेंस। अब जब आपका पैसा बताओ कहां पे लगा हुआ है दोस्तों, आपका पैसा फिक्स एसेट्स में लगा हुआ है, आपका पैसा डेटर में लगा हुआ है, आपका पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, आपका पैसा कैश में लगा हुआ है, आपका पैसा बैंक में लगा हुआ है। मतलब बैंक का मतलब बैंक में पड़ा है। इसका मतलब यह हुआ, जब आपका पैसा यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे लगा हुआ है, तो यह पैसा आपको मैनेज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका फिक्स एसेट में फालतू में पैसा लग रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा तो कैश में फालतू में पड़ा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बैंक में फालतू का पैसा पड़ा है लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने स्टॉक एक्स्ट्रा स्टॉक लाके बैठ गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उधारी दिए जा रहे हो लेकिन पैसा आ भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब जब आप अपने फाइनेंस को बिजनेस में लगाते हो तो उस बिजनेस में लगाते समय आपको हर एक पड़ाव पे यह देखना पड़ता है, क्या मेरा पैसा सही तरीके से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, क्या मैं जितना पैसा लगा रहा हूं उतना कमा पा रहा हूं, नहीं कमा पा रहा हूं। तो इसे अपन बोलते हैं मैनेजमेंट करना। इसीलिए इस सुंदर से सब्जेक्ट का नाम है आपका दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
पहले आपको फाइनेंस समझना पड़ता है, फिर जो पैसा आपके धंधे में लगा हुआ है इसको अपन को अच्छे से समझना पड़ता है। और जब अपन समझते हैं तो इन सारों के चैप्टर बन जाते हैं, और वो चैप्टर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन जल्दीबाजी आपको करनी नहीं है, ना मैं आपको जल्दीबाजी करने के लिए बोलूंगा और ना करने दूंगा। एक एक चीजों को समझो, एकदम नींव को अल्टीमेट मजबूत करेंगे, ताकि जब भी उस पर बिल्डिंग बनेगी तो कोई खतरे ना हो। अब बात आती है सर हमें फाइनेंस का मतलब तो समझ में आ गया, और इसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हमें आया। लेकिन एक बात बताओ सर, क्या हम लोग एफ में कुछ और भी बेसिक समझने वाले हैं क्या? हाँ भाई हाँ। आज मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि आखिर हम फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, और आखिर फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और आपको यह बताऊंगा आखिर वो कौन सी कंपनियां हैं जो कंपनियां बर्बाद हुई है, लेकिन बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने अपने बिजनेस को क्या नहीं किया, उसने अपने बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करने के चक्कर में आज वो कंपनियां बर्बाद हो गई। सर क्या आप बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाले हो? दोस्तों मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक रिलायंस ग्रुप का एग्जांपल दूंगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आखिर वो कंपनी बर्बाद क्यों हुई है। बर्बाद होने का सेंस कि उनमें आर्थिक तंगी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? उन्होंने ऐसे क्या काम किए जिसके कारण वो बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक करके चीजों को समझते हैं। लेकिन जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि कंपनी लॉस में क्यों गई, उसके पीछे राज है। और वो राज पहले आपको समझना जरूरी है। जब तक वो राज नहीं समझ में आएगा तब तक आप उस एग्जाम्पल को लिंक नहीं कर पाओगे, और जब तक लिंक नहीं होगा तब तक समझने में मजा नहीं आएगा। आओ दोस्तों, दोस्तों आपको पता है पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताओ दो चीजों पे टिका हुआ होता है। बताओ किस किस पे? सर एक आपका होता है, बताओ क्या? सर एक आपका होता है प्रोक्योरमेंट करना। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रोक्योरमेंट करना। और दूसरा आपका होता है दोस्तों यूटिलाइजेशन करना। क्या बात है सर। अब एक बात बताओ, जब प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जैसे सपोज करो दोस्तों आपको अपने बिजनेस में 500 करोड़ रुपए चाहिए। आपको एक बिजनेस चालू करना है, उसके लिए बताओ आपको कितना रुपया चाहिए? 500 करोड़। तो आपने बोला सर 500 करोड़ रुपए तो लेके आ जाएंगे, 500 करोड़ लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा, दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पैसा कहां से आएगा? नंबर दो, जब पैसा आ गया तो अपन उसको बिजनेस में लगाएंगे कैसे? तो इसका मतलब, अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हो, अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हो, तो फाइनेंस मैनेजर होने के नाते आपका यह हक बनता है कि आपको पैसा लाना भी आना चाहिए और पैसा आपको लगाना भी आना चाहिए। अगर कोई कंपनी जिसको पैसा लाना आता है, लगाना नहीं आता, तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी कंपनी को पैसा नहीं लाना आता, लेकिन उसे पता है पैसे कैसे लगाया जाता है, तो भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी जिसको पैसा लाना भी आता है और पैसा लगाना भी आता है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी दोस्तों? आबाद हो जाएगी, मतलब वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसका मतलब आपकी जिंदगी में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है, उसको मैनेजमेंट करने का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ये बोलते हैं पहले सिचुएशन में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, अगर हम दूसरे सिचुएशन की बात करें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, लेकिन हम तीसरी सिचुएशन में आते हैं तो टॉप क्लास मैनेजमेंट, क्योंकि उस कंपनी को पैसा लाना भी आता है और पैसा कैसे लगाया जाता है उसके बारे में भी उसे नॉलेज है, उसके बारे में उसको गहन नॉलेज है। और अगर ऐसा नॉलेज होता है तो आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बन जाते हो। सर प्रोक्योरमेंट का मतलब पैसा लाना, बता फटाफट बोलो मेरे साथ। यूटिलाइजेशन का मतलब पैसा लगाना। दोस्तों पैसा लाना, पैसा लगाना, पैसा लाना, पैसा लगाना, इतना सरल चीजें हैं जिसको अपन अच्छे से समझेंगे। पूरा का पूरा एफएम दो ही पिलर पे टिका हुआ है, पैसा लाना सीखो, पैसा लगाना सीखो, पैसा लाना सीखो, पैसा लगाना सीखो। तो प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन, राइट एवरीबॉडी। अब एक बात बताओ सर, आपने हमें बोला कि भाई साहब, सर एक बात बताओ, प्रोक्योरमेंट अच्छा हो,
और यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो तो वो कंपनी बर्बाद हो जाती है। क्या आपके जहन में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप हमें बता दो और जिससे हम ये समझ जाए कि हाँ भाई ये कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि उसे पैसे लगाना कैसे है वो नहीं आया। तो क्या एक बात बताओ, ये जो आप हमें बोल रहे हो कि प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन दोनों अच्छा है, तो कोई ऐसी कंपनी बता सकते हो जिसका यूटिलाइजेशन और प्रोक्योरमेंट दोनों अच्छा है और वो कंपनी आज सक्सेसफुल है? दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको फेमस एग्जांपल क्यों बताता हूं। नॉर्मल में क्लास में जब नॉर्मल क्लास लेते हैं तो उनको ये एग्जांपल जो भी मैं दिखाऊंगा ये बताया जाता है ताकि बच्चा कनेक्ट हो पाए। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा बोलता है कि सर एक बात बताओ, आप तो हमें डायरेक्टली एफएम पढ़ाओ ना, पहला चैप्टर चालू करवा दो, क्या जरूरत है इसकी? दोस्तों फिर क्या होता है, आपको इसकी ये सब्जेक्ट है उसकी फीलिंग समझ में नहीं आती। जब तक दिल से फीलिंग नहीं आती ना कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ना पढ़े तो क्या हो जाएंगे, तो अगर ना पढ़े तो आप इन कंपनियों के जैसे बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने का मतलब क्या हो गया कि ये कंपनियां आज अगर बंद बंद नहीं मतलब आर्थिक तंगी से गुजर रही है तो इसका रीजन क्या है? राइट एवरीबॉडी क्लियर? चलो आपको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन एग्जांपल किसका देने वाला हूं। रिलायंस ग्रुप की नींव बताओ किसने रखी? सर धीरूभाई अंबानी ने। धीरूभाई अंबानी के दो पुत्र हुए, नंबर एक मुकेश अंबानी, नंबर दो है अनिल अंबानी। जब इनका बंटवारा हुआ तो इनके पास अच्छी संपत्ति आई दोनों भाइयों के पास। लेकिन दोस्तों मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आज मुकेश अंबानी का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अनिल अंबानी का बिजनेस बताओ क्या है, डाउनफॉल में आ गया। इसका रीजन क्या है कि मुकेश अंबानी ने वहां वहां पैसा लगाया जहां पे उनको ग्रोथ नजर आ रही थी, तो दिन दुगनी रात चौगुनी। लेकिन दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने वहां वहां पैसा लगाया जहां पे उनको क्या हुआ, डी ग्रोथ मिली, मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। और अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रोक्योरमेंट तो अच्छा था लेकिन यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं था। दोस्तों रिलायंस नाम से ही इतनी अच्छी गुडविल है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन जब दोनों भाइयों के पास पैसा अच्छा था इसका मतलब दोनों भाइयों का प्रोक्योरमेंट तो अच्छा था, लेकिन यूटिलाइजेशन में मुकेश अंबानी आगे निकला और अनिल अंबानी का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होने के कारण वो कंपनी आज आर्थिक तंगी से गुजर रही है। आइए दोस्तों देखते हैं आखिर क्या गलती की अनिल अंबानी ने जो कि आज ये कंपनी इस पड़ाव पे है। आइए दोस्तों चालू करते हैं अपन लोग। आओ मैं पढ़ाता हूं, रुको। नमस्कार। चलो तो आज हम बात करने वाले हैं फिर अनिल अंबानी डाउनफॉल, कैसे उनकी खराब परफॉर्म करते चले गए, कैसे उनकी लगातार कम होती चली। 2002 में तो धीरूभाई अंबानी के ध्यान से समझना। 2005 में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। दोस्तों सुनो, दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ। अब बंटवारा हुआ तो बताओ अनिल अंबानी के पास क्या क्या आया? सर अनिल अंबानी के पास कम्युनिकेशन आ गया, पावर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, फाइनेंशियल सर्विस आ गई। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास मुकेश अंबानी के पास कोर बिजनेस क्या आया? पेट्रोकेमिकल। अब आपको पता है उस समय मोबाइल का जमाना था। अब मोबाइल का जमाना था तो अनिल अंबानी को यह लगा कि भाई साहब कम्युनिकेशन बहुत आगे आने वाले जमाने में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन तो मैं लूंगा। अब मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई छोटे, कि ये कम्युनिकेशन का सेक्टर तो मैंने चालू किया है तो ये प्रोजेक्ट मेरे को दे दे। लेकिन अनिल अंबानी ने, ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये कि ऐसा ऐसा हुआ कि इनको इतना सेगमेंट इनको मिल गया, इतना सेगमेंट इनको मिल गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए अनिल अंबानी को कम्युनिकेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बिजनेस, अंबानी को पेट्रोकेमिकल बिजनेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज। शुरुआत में तो दोनों भाइयों के बिजनेसेस काफी अच्छे चल रहे थे, लेकिन बाद में इन दोनों भाइयों के बिजनेस अलग अलग डायरेक्शन में, एक का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो एक का बिजनेस बहुत गिरने लगा। 2006 में मिस्टर अनिल अंबानी की नेटवर्थ $14.8 बिलियन थी और वो इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे। वही अगर फिलहाल यानी 2019 की बात की जाए, फिलहाल 2019 में मिस्टर अनिल अंबानी की नेटवर्थ कम होकर 1.7 बिलियन। लो भाई साहब, दोस्तों सोचो, जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का बंटवारा हुआ था तो ऐसी सिचुएशन में 2006 में इनका मतलब थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और आज उस समय बताओ कितना था?
$14.8 बिलियन। लेकिन आज ये बताओ घट के कितना हो गया, 2019 की बात हो रही है, 1.7 बिलियन। मतलब सोच सकते हो, उसका प्रोक्योरमेंट तो अच्छा था ही, उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने यार कुछ तो कुछ गड़बड़ हुआ है ना। गड़बड़ होने का मतलब उन्होंने वहां पे पैसा लगाया जहां पे गड़बड़ हुई, यही बोलना चाहता है। चलो जी। डॉलर हो गई। तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ फिलहाल $55.7 बिलियन हो गई। यानी फिलहाल मिस्टर अनिल अंबानी अब की तो अरे ये तो क्या है, ये तो कौन सा वीडियो है, ये तो 2019 का वीडियो, 2020 2021 जियो, जियो के कारण आज मुकेश अंबानी का क्या सिचुएशन है आपको पता है। मतलब ये दुनिया के टॉप में आने लग गए हैं और इनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये वीडियो में 2019 का इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे चीजें समझ में आएगी आपको। अपन रुपए में नहीं आ रहे अभी, अपन ये मत समझ लेना, सर्च करने मत लग जाना सर अभी तो ये इतना पैसा है, आप तो बिलियन गलत बता रहे हो। ये अपन को वीडियो उठा रहे हो, अपन ही इस वीडियो के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आ गई है। तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ फिलहाल 95,470 करोड़। क्या बात है। जब बंटवारा हुआ दोनों भाइयों की नेटवर्थ लगभग सेम। दोनों की नेटवर्थ में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस। चलो तो क्विक देख लेते हैं कौन कौन से रीजन की वजह से मिस्टर अनिल अंबानी के बिजनेस डाउनफॉल का सामना करना। डाउनफॉल का सबसे पहला रीजन मिस्टर अनिल अंबानी की बिजनेस इम्प्रॉपर अग्रेसिव, यानी उन्हें कंपनी को तेजी से एक्सपांड करना। ये लो भाई साहब, आपको पता है आदमी को ना, आदमी को बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब ये कि यार एक बात बताओ, इसका सबसे पहला रीजन क्या था, अग्रेसिवनेस। अग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यार आप ना रातों रात और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। अग्रेसिवनेस मतलब फटाफट फटाफट पैसा लगाना, ज्यादा अग्रेसिव हूं। जब ज्यादा अग्रेसिव होता है ना, तो ये क्या उन्होंने क्या सोचा कि इसमें भी पैसा लगा दूं, इसमें भी पैसा लगा दूं, इसमें भी पैसा लगा दूं। लेकिन दोस्तों ज्यादा अग्रेसिवनेस होना गड़बड़ वाला काम हो जाता है, राइट। इनका पहला कमी क्या थी, अग्रेसिवनेस। प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाई। तो बहुत सारे बिजनेस कैपिटल एक्सटेंस मिस्टर अनिल अंबानी भी इन तरह की चीजें करना चाहते थे। तो उन्होंने ज्यादातर फोकस पावर कंपनीज पर दिया। वो बड़े बड़े मेगा पावर प्लांट्स खरीद बड़ी बड़ी बिल्डिंग करने लगे। जब ये सेक्टर पावर सेक्टर प्रॉब्लम में आ तब उनका पूरा प्लान बिगड़ गया और वो बिजनेस और डायरेक्शन में ही। दूसरा रीजन है डेट। अलग अलग बिजनेसेस पर अग्रेसिव होने। क्या बात है सर, आपकी बात आ गई, डेट। आपको पता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं चीजें समझाऊंगा, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी मुझे, ठीक है। सुनो दोस्तों, जब आप पैसा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पूरा का पूरा एफएम दो पिलर पे टिका हुआ है। एक होता है दोस्तों प्रोक्योरमेंट करना, और एक होता है दोस्तों यूटिलाइज करना। लेकिन प्रोक्योरमेंट करने का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, पैसा लाना। और जब यूटिलाइजेशन की बात आती है तो इसे अपन बोलते हैं पैसा लगाना। लेकिन दोस्तों पैसा लाना सीखो तो पैसा कहां कहां से आएगा, सर पैसा बाहर वालों से आता है जिसे अपन बोलते हैं डेट, और पैसा घर वालों से आता है उसे अपन बोलते हैं इक्विटी। ध्यान से सुनना, जब बाहर वालों से पैसा लेके आते हो तो उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं डेट। लेकिन जब घर से पैसा लेके आते हो तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी। दोस्तों आपको पता है ये होते हैं बाहर वाले, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। ये होते हैं बाहर वाले और ये होते हैं दोस्तों घर वाले। क्लियर है, ओके। जब बाहर वाले हैं तो आपको पता है बाहर वालों को क्या देना पड़ता है दोस्तों, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर बाहर वालों को आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते हो तो ये आपकी क्या ले लेते हैं, इज्जत ले लेते हैं। मतलब ये कि अगर आपने पैसा उठाया डेट से, डेट का मतलब होता है उधार पैसा उठाया, बाहर वालों से पैसा उठाया, तो बाहर वालों को हमें वी हैव टू पे इंटरेस्ट। और अगर आपकी कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो भाई साहब वो किसी की नहीं सुनते, वो भरे बाजार में आपकी इज्जत ले लेते हैं कि भाई साहब ये कंपनी हमें ब्याज नहीं दे रही। ऐसी सिचुएशन में रूमर फैलने लग जाते हैं और आपके कंपनी के प्रति लोगों की नजरें क्या हो जाती है, गलत होने लगती है कि ये कंपनी तो ब्याज ही नहीं दे रही है। दूसरी तरफ इक्विटी वाले क्या होते हैं दोस्तों, इक्विटी वाले क्या बोलते हैं, इक्विटी वाले बोलते हैं भाई साहब हमें ब्याज नहीं चाहिए, हम तो आपकी कंपनी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। मतलब आप उस कंपनी के ओनर बनना चाहते हो। मतलब ये कि मान लो आप मेरी कंपनी में है, आपने बोला सर मुझे अपना बना लो। अपना बनाने का मतलब क्या हुआ कि भाई सर हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आप मेरे को ये बोल रहे हो कि सर हमें हमें क्या चाहिए, हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। हमें दोस्तों क्या चाहिए,
हमें चाहिए प्रॉफिट में से हिस्सा। अगर हम प्रॉफिट में से हिस्से की बात करते हैं तो इसका मतलब कंपनी कमाएगी। कंपनी जब कमाती है तो प्रॉफिट में से हिस्सा दे देती है। जब प्रॉफिट में से हिस्सा देती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट नहीं बोलते दोस्तों, इसे अपन बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? अपने तो अपने होते हैं और अपने कभी इज्जत नहीं लेते, अपने हमेशा क्या लेते हैं हमसे? डिविडेंड। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप अपने शेयर होल्डर को बांट देते हो उसे अपन बोलते हैं डिविडेंड। और अगर अंग्रेजी में बोले तो अपन क्या बोलेंगे? दोज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, बताओ क्या? डिविडेंड। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप डेट से पैसा लेके आओगे तो बताओ क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब सर यहां पे ब्याज दो और कोई प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब ये कि जब डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसको दोस्तों आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, इसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो दोस्तों अभी आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया? मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी क्या पढ़ रहे थे? अनिल अंबानी ने अग्रेसिवनेस ज्यादा दिखाई, उन्होंने पावर सेक्टर में पैसा ज्यादा लगाया और बड़ी बड़ी बिडिंग की। उसके लिए अनिल अंबानी को पैसों की जरूरत थी और पैसों के लिए बताओ उन्होंने डेट का सहारा लिया। उनको यह लगा कि यार देखो, अच्छा एक बात बताओ सर, क्या डेट हमें मिल जाएगा? क्या क्यों नहीं मिलेगा? अरे एक बात बताओ, कॉमन सेंस देखो, आपका ग्रुप इतना बड़ा है रिलायंस नाम से। मैंने अभी बोला बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके दरवाजे पे खड़े हैं, तो आपको बताओ लोन क्यों नहीं मिलेगा? अब अनिल अंबानी को लगा कि मैं बैंक से पैसा उठाऊं और उस पैसे को पावर सेक्टर में लगाऊं, यहां से मुझे कमाई होगी तो मैं बैंक वालों को ब्याज दे दूंगा। लेकिन उल्टा पड़ गया, आपने इधर से डेट उठा लिया। तो डेट उठा लेते हो तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैसा आपने पावर सेक्टर में लगाया और वहां से कमाई नहीं हुई तो बताओ आप ब्याज कैसे दोगे? यही खेल अनिल अंबानी के साथ हुआ। आओ दोस्तों चेक चेक करते हैं। क्लियर है? सॉरी, ओके चलो। डेट का सहारा लिया। डेट, वो चाहते थे कि अपने डेट लेकर तेजी से बढ़ाए जाए, तो उन्होंने अलग अलग फॉर्म कर। अब सुनना, अब सुनना, डेट का मतलब पैसा लाना और लगाया कहां पे? पावर सेक्टर में। तो दो पिलर हो गए। प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा लाए कहां से? डेट से। और लगाया कहां पे? लगाया कहां पे? पावर सेक्टर में, मतलब यूटिलाइज करना। बिजनेस डेट से ही। और जब बिजनेस के एक्सपेंशन की बारी आई, तब भी उन्होंने बिजनेस डेट की मदद से ही एक्सपांड करना शुरू मतलब आप दूसरों के भरोसे ही धंधा कर रहे हो। मतलब आपके पास बैकअप तो होना चाहिए ना। मुकेश अंबानी ने जब जियो का बिजनेस चालू किया तो उसके पीछे बैक सपोर्ट क्या था? पेट्रोल बिजनेस। उनको यह पता था कि मेरे पास रिजर्व पड़ा है, मेरा पेट्रोल का बिजनेस चल रहा है, वहां से पैसा आएगा। स्टार्टिंग में आपको पता है जियो घाटे में था। क्यों घाटे में था? क्योंकि पहले सेटअप बहुत ज्यादा था, फ्री बांट रहे थे, तो इस सिचुएशन में उनकी कमाई नहीं हुई थी। लेकिन मुकेश अंबानी को यह चीज पता थी कि भाई साहब, अगर जो पैसा, अगर मैं घाटे में चला भी जाऊंगा तो मेरे पास बैकअप है, उससे मेरा प्रॉफिट होगा, मैं इसको कंपनसेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी ने लोन नहीं उठाया, लोन उन्होंने भी उठाया है। लेकिन उनको यह पता है कि अगर मेरा जियो नहीं चला तो क्या मेरे पास बैकअप सपोर्ट है या नहीं है। लेकिन यहां पे लफड़ा हो गया। अनिल अंबानी बोलता है पावर सेक्टर में भी मैं डेट से पैसा लगाऊंगा। और बताओ दूसरा क्या? सर यहां डेट से पैसा, और दूसरी तरफ बताओ एक अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो भी डेट से पैसा उठाऊंगा। राइट? जब उनके प्लान्स फेल होने लगे, तो वो बिजनेस फेल होने लगे, बैंक से उन्होंने और लोन भी उनके डिफॉल्ट होने लगे। ये लो, उसका नुकसान बैंक्स को भी हुआ। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा लोन लिया था, उसका नतीजा नहीं हुआ। जब रिलायंस कम्युनिकेशन खराब परफॉर्म करने लगे, आपको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन की क्या हालत है? रिलायंस कम्युनिकेशन खराब हो गई, अब तो बिक भी गई। तो ऐसी सिचुएशन में एक और देखो, मुकेश अंबानी का पेट्रोल बिजनेस अच्छा था, नया बिजनेस चालू किया जियो, यहां से बैकअप था। यहां पे क्या था अनिल अंबानी के साथ? नए बिजनेस में जा रहे हो लेकिन पिछला तो चल ही नहीं रहा। अरे ऑलरेडी आप इतना लोन उठा के बैठे हो रिलायंस कम्युनिकेशन पे और आप एक नई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डेट का बोझ और बढ़ने लगा और धीरे धीरे रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा बिजनेस गायब हो गया। 2008 में ऐसा था जब रिलायंस कम्युनिकेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,65,000 करोड़, ये अभी 2009 रिलायंस कम्युनिकेशन तरह से खत्म देख लो और आप, कंपनी का और अब मार्केट तो बंद ही हो गया। 185 करोड़ हो चुका है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के दूसरे बिजनेसेस डेड डेड डेड।
अगर आप रिलायंस पावर को देखोगे, रिलायंस पावर पर भी डेट का काफी ज्यादा बोझ है। बोझ के चलते वो भी बंद होने की कगार पर है। सेम हालत उनकी और भी कंपनी, बैंक का ही डेट नहीं, बल्कि कई सारी कंपनीज का पैसा भी उनकी कंपनीज ने चुकाया था। अगर रिलायंस कम्युनिकेशन की बात की जाए, रिलायंस कम्युनिकेशन ने उसका कुछ पैसा नहीं चुकाया। दैट्स इट, बस इतना ही समझाना था मेरे को। यही समझाना था कि भाई साहब किस तरीके से कोई कंपनी बर्बाद हो सकती है, जिसको आपको अच्छे से समझना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो दोस्तों यहां पे अगर बात करें तो सुनो, अपन चलते हैं, एक सेकंड रुको। यहां पे अपन लिखते हैं, ओके, ध्यान से सुनना। ये लो, मुकेश अंबानी के बारे में देखते हैं, ये क्या है दोस्तों। आखिर ये सक्सेसफुल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, आपको पता तो रहना चाहिए ना। एक सेकंड रुको। तो सर अभी तक इन्होंने करा है, तो फिर कुछ ही एक सेकंड रुको, एक सेकंड। बड़ी 2012 से 2012 में इन्होंने डॉलर कर्जा उठाया जो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, सारे बिजनेस। इसका अपना अपना वीडियो, ये लो। नमस्कार। कल ही हमने बात की रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है ध्यान से जो सुनना। अपन से फाइल करने जा रही है। पिछले कुछ सालों से फिर अनिल अंबानी की कंपनी में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अनिल अंबानी की एकदम रिलायंस एनर्जी बाद आरकॉम अनिल अंबानी के पास $37 बिलियन से ज्यादा पैसा अब देखते जाना। के पास चला गया। दोनों भाइयों के बीच 2010 तक एक नॉन कम्पीट क्लॉज था, जिसके अनुसार वो एक दूसरे से सिमिलर बिजनेसेस नहीं कर सकते। और फिर 2010 के बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने जियो में $37 बिलियन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। ये लो भाई साहब, मतलब इन मुकेश अंबानी, देखो कम्युनिकेशन किसके पास चली गई सर, कम्युनिकेशन चली गई अनिल अंबानी के पास, तो मुकेश अंबानी के पास तो कम्युनिकेशन बचा नहीं, तो उन्होंने जियो पे काम चालू कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जियो पर वो कितने बुलिश थे और उन्होंने कितनी रिस्क उठाई है। और उनका यही मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। $37 बिलियन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अभी तक जियो से रिलायंस इंडस्ट्रीज कुल मिलाकर $1 बिलियन का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। पर जिस हिसाब से जियो प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की आगे की रणनीति सामने आ रही है, तो एक बात तो क्लियर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अपने कोर बिजनेस जैसे कि रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अलावा कुछ अलग करना चाहती है। और नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए वो टाइम के साथ बदलना चाहते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस यही गलती करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। की वजह से वो टाइम के साथ बदलना पसंद नहीं करते और फिर यही से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। चाहे वो ऑर्कुट हो, नोकिया हो या कोडैक हो, जो भी टाइम के अनुसार नहीं बदला है, उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। सर अनिल अंबानी ने टाइम के साथ बदलने में हर बार बहुत देरी कर दी। जैसे कि अगर उनके रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो बाकी कंपनी 4G की तैयारी कर रही थी, वही आरकॉम का मेन फोकस 2G पर ही था। ये लो। जब से मिस्टर मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया, तभी से उनके इरादे क्लियर है। वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं, फॉर रिलायंस डेटा इज द न्यू ऑयल एंड इंटेलिजेंट डेटा इज द न्यू पेट्रोल। इस एक सेंटेंस के जरिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की आगे की रणनीति सबको बता दी है। उन्होंने बस इकोनॉमी में हो रहे चेंजेस बल्कि उनमें हेवीली इन्वेस्ट भी किया। वो फिलहाल रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल पर अच्छा फोकस कर रहे हैं और उन्होंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। और आगे चलकर इसी तरह वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस में जरूर एंटर करेंगे। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई साहब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। मेरे को एक सिंपल सा बता दो कि भाई साहब एक बात बताओ, यहां पे आपने पढ़ा, देखो सुनो, यहां पे प्रोक्योरमेंट भी अच्छा,
यूटिलाइजेशन भी अच्छा मुकेश अंबानी, प्रोक्योरमेंट अच्छा, लेकिन यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं है अनिल अंबानी। मतलब अनिल अंबानी की कंपनी, और अपन अपन किसी के पर्सनल बारे में बात नहीं कर रहे, मैंने खाली आपको एग्जांपल दिया है, तो इसको अदरवाइज मत ले लेना। मैंने डायरेक्टली चीजों को समझाने की कोशिश की है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पर्सनल बात करने का। लेकिन मैटर ये करता है कि भाई साहब, अगर आपका प्रोक्योरमेंट भी अच्छा है, यूटिलाइजेशन भी अच्छा है, तो आप बन जाते हो मुकेश अंबानी, सॉरी। और अगर आपका प्रोक्योरमेंट अच्छा है लेकिन यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप क्या बन जाते हो? अनिल अंबानी की कंपनी। तो होप सो दोस्तों, आज की क्लास में आपको पता है सीएस इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है कि हे दोस्तों, हे बच्चों, जब आप इंस्टीट्यूट से सीएस करके निकलो, तो आप जब मार्केट में निकलोगे तो आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको अपने क्लाइंट का फाइनेंस मैनेजमेंट कराना आना चाहिए, आप अपने बिजनेस को फाइनेंस मैनेजमेंट करो। क्योंकि आपको, आप ही ऐसे इंसान हो ब्रांडेड जिसको फाइनेंस में प्रोक्योरमेंट भी आता है और यूटिलाइजेशन भी आता है। होप सो आज की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर से रूबरू होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।